हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 के इतिहास का जो सेकेंड टर्म का पेपर वो 10 जून को है। हमारे पास दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 दिन का समय बचा हुआ है और इस 10 दिन में दोस्तों गारंटी से कहता हूं अगर आपने मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताया अगर वो कर लेते हैं तो आपको 40 में से 40 आना गारंटेड है। 101% आपके 40 में 40 आ सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आए हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था। तो इसको स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य का जो राजधानी नगर की बात की जाती है तो वास्तव में मुगल साम्राज्य के राजधानी की जो नगर थे वो बेहद महत्वपूर्ण हुआ करते थे। 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करें, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करें तो ये राजधानी नगर काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि राजधानियां उन जगहों पर बसाई जाती थी जहां मुगल जो है अपनी सल्तनत की स्थापना करते थे। चाहे वो लोधी वंश की अगर हम बात करें, बाद में अकबर के काल की बात करें, हर राजाओं द्वारा इन राजधानी नगरों पर काफ़ी इंपॉर्टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। अगर हम बात करते थे दोस्तों तो 1560 ईस्वी में देखेंगे तो आगरा को राजधानी बनाया गया। उसके बाद हम देखेंगे तो फतेहपुरी सीकरी को बनाया गया, फिर लाहौर, फिर जहानाबाद। तो ये जो राजधानियाँ थी बेहद ही महत्वपूर्ण थी और इन राजधानियों में वो सारी सुविधाएं मौजूद थी जो एक राजधानी एक नगर में होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पर मुगलों का प्रत्यक्ष वहां पर नियंत्रण होता था। वो वहां पर रहते थे, वहां व्यापार करते थे, वहीं सभी प्रकार व्यापारिक चीजें होती थी। तो इसलिए मुगल साम्राज्य की राजधानी नगर बेहद महत्वपूर्ण या उसका हृदय स्थल हुआ करते थे। दोस्तों इसका जो कंप्लीट उत्तर दोस्तों हमने पहले वीडियो बना दिया है, वहां उसे आप जाकर देख सकते हैं। और हमने इससे पहले दोस्तों एक वन शॉट वीडियो जिसमें हमने तमाम चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है उत्तर के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। उस क्वेश्चंस के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, गारंटी देता हूं दोस्तों मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि पता है कि अगर हम गांव की बात करें तो जैसे आप सभी को पता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इस तमरारी बंदोबस्त के माध्यम से जमींदारों जो बड़े बड़े गांव के जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े बड़े राजा थे, सामंत थे, उनको जमींदारी दे दी गई थी और ब्रिटिश सरकार उनसे जमींदारी करवाती थी। और जो बड़े बड़े जोतदार थे या जो बड़े किसान थे उनका काम था किसानों से लगान वसूली करना। बट धीरे धीरे यह व्यवस्था बिल्कुल खराब होती चली गई और क्योंकि जो जमींदार थे वो गाँव में नहीं रहते थे, गांव से बाहर रहा करते थे। कई बार जमींदार जो है अपने अमलों को, अपने लोगों को किसानों से लगान वसूली करने के लिए भेजते थे और वो लगान वसूली करते थे। और धीरे धीरे क्योंकि जमींदार गांव में नहीं रहते थे तो उनके गांवों से पकड़ जो है कमजोर होने लगी। इस बीच एक नए वर्ग का उदय होता है जिसे हम जोतदार कहते हैं, जो जमींदारों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व रखते थे गांव के अंदर, क्योंकि वो गांव में रहने वाले छोटे किसानों की मदद किया करते थे, उनका हर दुख सुख में वो साथ दिया करते थे। जबकि जो जमींदार थे वो गांव में नहीं रहते थे, वो गांव से बाहर रहा करते थे। इससे जमींदार और जोतदार में काफ़ी डिफरेंस पैदा हो गया और जोतदार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और जो जमींदार थे उनकी स्थिति पहले से कमज़ोर हो गई। इसका उत्तर भी दोस्तों मैंने बिल्कुल सुसज्जित तरीके से करा रखा है, वो भी आप उसे देख सकते हो। उस कंप्लीट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन शामिल है, तो ये भी आपको करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर से बात करें तो दोस्तों संथाल और पहाड़िया लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुकानन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपको करना है। जमींदार अपनी ठीक है जमींदारियों को चुकाने में देरी क्यों करते थे, ये भी क्वेश्चन करना है आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर अब हम बात करें, एक और क्वेश्चन पूछा है कि बुकानन का विवरण पढ़ते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बुकानन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो पहाड़ियों लोगों को विद्रोही पाता है, उन्हें अपने प्रति हिंसात्मक पाता है, और इसका विवरण उसने अपने लेख में किया है। और बुकानन के लेख को पढ़ते समय में सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि बुकानन जो था वो ब्रिटिश सरकार का अधिकारी था, ब्रिटिश सरकार नुमाइंदा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे भेजा गया था उन जमीनों की जांच करने के लिए जहां पर पैदावार की जा सके, जहां पर उत्पादन किया जा सके। तो इसलिए इस तरीके से हमें बुकानन के विवरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए दोस्तों। इसका भी उत्तर हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा रखा है दोस्तों, वहां से जाकर सब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दामिनी कोश से क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा जा सकता है। कुदाल और हल में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपयुक्त कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अवध को अधिकार में लाने की अंग्रेजी दिलचस्पी के क्या कारण थे। दोस्तों सहायक संधि के माध्यम से अवध को जो है कब्जा कर लिया गया, कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब को लखनऊ से बेदखल कर दिया गया। ये आरोप लगाकर कि भाई जो अवध का जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो अपने नागरिकों को सही प्रकार से अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा, उन्हें उनके कर्तव्यों की रक्षा नहीं कर पा रहा, इस तरह के तमाम प्रकार आरोप लगा उसे वहां से बाहर कर दिया गया। तो अवध को हथियारों को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, और इसी को लेकर जो बात करता है कि भाई ये चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा, अवध के अधिग्रहण को लेकर बात कही गई थी। कंप्लीट उत्तर हमने पहले भी करवा रखा है दोस्तों, यानी इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है आंदोलन को समाप्त करने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन क्या सैनिक आंदोलन था या नागरिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था, क्या था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारों की शक्ति को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, अवध को किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार में अधिग्रहण किया गया, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछी जा सकती है। कंप्लीट आपको करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, वो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको करके जाना है, और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, गारंटीड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पष्ट की गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों के विषय में क्या अफवाहें फैल रही थी, क्योंकि भारत में जब महात्मा गांधी जी आते हैं और भारत में महात्मा गांधी जी के आने बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना में लोगों के अंदर वो की भावना भर जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी लगातार जो है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन को सफलतापूर्वक जो है जीत लेते हैं। इसके बाद जहां भी गांधी जी जाते हैं उनको लेकर अफवाहें फैली थी कि गांधी जी के पास जो है चमत्कारिक शक्ति है, गांधी जी जहां भी जाते हैं ब्रिटिश सरकार उनसे हार जाती है। इस तरह की तमाम जो है चमत्कारिक शक्तियां अफवाहें फैली थी किसानों गांव ग्रामीण अंचलों में किसानों के द्वारा। कई बार उन्हें गांधी बाबा, गांधी महात्मा कह के पुकारा जाता था, और बहुत तरीके से ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर गांधी जी कोई बुरा कहेगा तो उसके साथ बुरा हो जाता है, बुरा भला कहेगा तो उसके साथ बुरा हो जाता है। इस तरह की तमाम अफवाहें गांधी जी को लेकर ग्रामीण अंचलों में भारत में फैली हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या महात्मा गांधी से इस वाले चैप्टर से अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, दांडी यात्रा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा में वो कौन सी प्रमुख चीज जिसने महात्मा गांधी को आगे जाकर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को विद्रोह के लिए उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सी अफवाहें और भविष्यवाणियां फैली थी और लोग उन पर क्यों विश्वास कर रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन 6 नंबर में दोस्तों जो पूछा जा सकता है, क्योंकि 1857 के अगर आंदोलन की बात करें दोस्तों तो पूरा आंदोलन जो है भविष्यवाणी और अफवाहों पर निर्भर था। लोग अफवाहों पर इसलिए भरोसा कर रहे थे क्योंकि जब मेरठ से विद्रोही बहादुर शाह जफर के पास आते हैं तो बहादुर शाह जफर को डिटेल में बताया गया कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा आटे में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही, इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ और भी अफवाहें थी, क्योंकि 1757 के जो प्रथम अगर हम बात करें प्लासी युद्ध, उसका 100 साल पूरा होने वाला था। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें अब देखेंगे तो 1820 के आसपास ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय धर्मों पर लगातार जो है दोस्तों
अपना दाव आजमा रही थी, जैसे 1829 में सती प्रथा समाप्ति, ठीक है, अनेक प्रकार के समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार की नीतियां बनाई जा रही, जिसको लेकर तरह तरह की भविष्यवाणी, तरह तरह के आंदोलन या तरह तरह की अफवाहें फैली थी कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों का धर्म परिवर्तित करना चाहती है। तो इस तरह से भविष्यवाणियां पूरी तरीके से आंदोलन को पूरी तरह से उकसाने में, या कह सकते हैं आंदोलन को फुलवित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वो 1829 का सती प्रथा का विद्रोह का आंदोलन समाप्त करना हो, चाहे 1757 का प्लासी का वॉर हो, उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस तमाम चीज़ें लगातार भविष्यवाणी और अफवाहें का दौर चल रहा था। ये चीज़ें भी हमने दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को उत्तर यानी पूरे स्पष्ट तरीके से पहले वीडियो में कवर कर रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वो पूरा पॉइंट आपको लिखना है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, वहाँ से तो 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा तो आएगा ही आएगा, वो चीज़ें मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवा रखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र पक्ष में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए तर्कों की परख कीजिए। तो दोस्तों भारत के अगर हम बात करें तो भारत के केंद्र को मजबूती यानी शक्तिशाली केंद्र पक्ष में सबसे पहले बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू शक्तिशाली केंद्र पक्ष में थे। इसके बाद हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शक्तिशाली केंद्र पक्ष में थे, और तमाम लोगों द्वारा संसद के पटल पर शक्तिशाली केंद्र की बात की गई, क्योंकि राज्यों की शक्तियों के साथ साथ जो शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए, ताकि जो राज्य है उनके अलगाववादी शक्तियों को कमज़ोर किया जा सके, वो भारत से अलग ना हो। तमाम तरह की दलीलें दी गई थी, वो कंप्लीट चीज़ें मैंने वहाँ पर करवा रखी हैं, वो आपको दोस्तों कर लेना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन दोस्तों है, किन्हीं 6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वो कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया की, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की, और तमाम लोगों के ये जो 6 व्यक्ति आपको लिखना है जिनका भारत के संविधान निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो कंप्लीट उत्तर दोस्तों मैंने पहली वीडियो में दे रखा है, वहाँ से जाकर सब देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पीछे महात्मा गांधी जी के क्या तर्क थे, क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, या हिंदी के राष्ट्रभाषा विरोध में कौन कौन से तर्क दिए गए, शक्तिशाली केंद्र पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों एवं विचारों का आकार प्रदान किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं, और आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ही बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों सारे। इसके अलावा 5वीं रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, और विद्रोह को समाप्त करने या विद्रोह को चलने की ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से तरीके या कौन कौन से हथकंडे अपनाए उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये जो है टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये तो आपको जरूर करना है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो उस पर हम दोस्तों जो क्वेश्चन लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो स्रोत आधारित प्रश्नों को उत्तर लेकर आएंगे। जैसे 8 नंबर का आपका स्रोत आधारित प्रश्न आता है, पूरा पैराग्राफ आता है, उसके एक स्पेशल वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको हम वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे जहां से स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।